नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्लासिफिकेशन में हम प्रोटोजोआ से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक एक एक फाइलम के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। फिर भी अगर एग्ज़ाम में आपको 4 ऑप्शन देख के क्वेश्चन को सही करना है तो प्रोटोजोआ से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक जितने भी आपने फाइलम पढ़े हैं उनको मैं इस वीडियो में कंपाइल करके आपको बता रहा हूँ। ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आपने प्रोटोजोआ से लेकर इकाइनोडर्मेटा अच्छे से पढ़ा हो। कुछ कॉन्सेप्चुअल और क्वेश्चन बेस्ड जानकारियाँ हैं जिसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को देखें। और आपको लग रहा होगा कि प्रोटोजोआ से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक सर बहुत लेंदी हो गया, बहुत बड़ा हो गया और इतना कैसे याद रख पाएंगे। इसी का सॉल्यूशन है ये वीडियो। इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि प्रत्येक फाइलम में आपको किन चीज़ों पर फोकस करना है। देखिए दोस्तों, क्लासिफिकेशन में जर्म लेयर, सिमेट्री, बॉडी प्लान, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और सीलोम, प्रत्येक फाइलम के बारे में ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। जनन स्तर, सम्मिति, शरीर आयोजन, शारीरिक संगठन और देह गुहा। सबसे पहले अगर अब बात करें जर्म लेयर की, यहां पर मैंने क्या किया है, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज या नेमेटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा, एक एक फाइलम को अच्छे से लिख दिया है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले जर्म लेयर की, तो जर्म लेयर में आपको प्रोटोजोआ के बारे में सोचना ही नहीं है क्योंकि ये कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर यूकेरियोट होते हैं और कई वैज्ञानिक इनको जगत प्रोटिस्टा में भी पढ़ते हैं। एक कोशिकीय यूकेरियोट जीवों को कौन से किंगडम में पढ़ा जाता है? प्रोटिस्टा में। तो जर्म लेयर की बात होगी पोरीफेरा से। तो देखिए, पोरीफेरा में डिप्लोब्लास्टिक, सिलेंट्रेटा में भी जनन स्तर डिप्लोब्लास्टिक और टीनोफोरा में भी डिप्लोब्लास्टिक। अगर बात जर्म लेयर की हो तो प्रोटोजोआ में तो आपको ये बात सोचनी नहीं है। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, यहां तक आपको क्या याद रखना है, डिप्लोब्लास्टिक या द्विजनन स्तरीय होते हैं, याद रहेगा। उसके बाद जितने भी फाइलम हैं सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मैंने लिखा नहीं है। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक का कंफ्यूजन खत्म। प्रोटोजोआ में आपको ये सोचना नहीं है। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में डिप्लोब्लास्टिक और प्लेटीहेल्मिन्थीज से ट्रिप्लोब्लास्टिक जनन स्तर शुरू हो जाता है। थोड़ा बहुत अगर आपको याद है तो टीनोफोरा में अरेखित पेशीय स्तर हो जाता है। इस कारण ये जीव ट्रिप्लोब्लास्टिक लगते हैं लेकिन वास्तव में डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दूसरा पॉइंट है सिमेट्री, सम्मिति। दोस्तों, सिमेट्री में भी प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बारे में आपको कुछ भी नहीं सोच रहा है। सिमेट्री की शुरुआत होगी सिलेंट्रेटा से और ध्यान से देखिए, सिलेंट्रेटा में सिमेट्री रेडियल या अरीय सम्मिति। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह है कि सिलेंट्रेटा की ही एक क्लास है एंथोजोआ और इसमें सी एनिमोन पाया जाता है। इसमें सम्मिति बाइरेडियल होती है, द्विअरीय सम्मिति, और यही द्विअरीय या बाइरेडियल सिमेट्री टीनोफोरा में होती है। और टीनोफोरा के बाद प्लेटीहेल्मिन्थीज से सिमेट्री बाइलेटरल या द्विपार्श्व सम्मिति शुरू हो जाती है। सिमेट्री से रिलेटेड एक एक फाइलम के बारे में देखिए। सिलेंट्रेटा में अरीय सम्मिति, रेडियल सिमेट्री। सिलेंट्रेटा की ही क्लास एंथोजोआ का एनिमल है सी एनिमोन, जिसमें बाइरेडियल सिमेट्री। आपसे ये पूछा जाए कि सी एनिमोन में कौन सी सम्मिति होती है, द्विअरीय या बाइरेडियल सिमेट्री, और टीनोफोरा में कौन सी होती है, बाइरेडियल या वही द्विअरीय सम्मिति। देखिए ध्यान से,
इसके बाद समिति शुरू हो जाती है बायलैटरल, प्लेटीहेल्मिंथीज से लेकर नेक्स्ट जितने भी फाइलम है सब में द्विपार्श्व समिति होती है। इससे रिलेटेड आपको एक चीज याद रखनी है, एक तो मोलस्का की क्लास है गैस्ट्रोपोडा। इस गैस्ट्रोपोडा में टोर्सन या ऐठन के कारण समिति खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है और जीव एसिमेट्रिकल हो जाते हैं, असमित हो जाते हैं। देखिए गैस्ट्रोपोडा का लार्वा कैसा होगा, बायलैटरल, लेकिन वयस्क कैसा होगा, एसिमेट्रिकल। ऐसा ही सिमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है इकाइनोडर्मेटा में। इकाइनोडर्मेटा में जो लार्वा होता है वो तो कैसा होगा, बायलैटरल, लेकिन वयस्क कैसे होते हैं, पेंटारेडियल या पंच अरीय समिति। उसके बाद हम बात करते हैं बॉडी प्लेन या शरीर आयोजन की। उसमें भी अगर आप देखेंगे तो बॉडी प्लेन में पोरीफेरा का सेल एग्रीगेशन या कोशिका पुंज आयोजन होता है। इसका मतलब है, मैं आपको बता चुका हूं कि पोरीफेरा के जीवों में कोशिकाएं बहुत होती है लेकिन टिश्यू या ऊतक नहीं बना पाती, क्योंकि समान कार्य, समान उत्पत्ति और लगभग समान संरचना वाली कोशिकाएं मिलकर टिश्यू बनाती है, लेकिन पोरीफेरा के जीवों में जो सेल होती है वो आपस में समान कार्य और समान उत्पत्ति की नहीं होती। इसलिए पोरीफेरा का बॉडी प्लेन सेल एग्रीगेटेड या कोशिका पुंज आयोजन होता है और सिलेंट्रेटा में ब्लाइंड सेक या अंधकोश प्रकार का, और प्लेटीहेल्मिंथीज में भी बॉडी प्लेन अंधकोश प्रकार का होता है। ध्यान से देखिए, एसके हेल्मिंथीज से ही बॉडी प्लेन कैसा हो जाता है, ट्यूब विद इन ट्यूब, नलिका के भीतर नलिका। और पहली बार एलिमेंट्री कैनाल, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का विकास एसके हेल्मिंथीज या नेमेटोडा में हुआ है। तो बॉडी प्लेन देख लीजिए, पोरीफेरा में सेल एग्रीगेशन, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में, और प्लेटीहेल्मिंथीज में ब्लाइंड सेक बॉडी प्लेन। एसके हेल्मिंथीज से ही ट्यूब विद इन ट्यूब, नलिका के भीतर नलिका प्रकार का आयोजन शुरू हो गया और सब में ट्यूब विद इन ट्यूब पाया जाता है। नेक्स्ट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में आपको याद रखना है, देखो एक तो होता है सेल, सेल आपस में मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू या ऊतक, ऊतक मिलके अंग, अंग मिलके अंग तंत्र, और इस तरीके से शरीर बनता है। अगर प्रोटोजोआ का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखें तो जर्म प्लाज्म लेयर या जीव द्रव्य स्तर प्रकार का क्या होगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। पोरीफेरा में कोशिकीय सेलुलर, सिलेंट्रेटा में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, उत्तक, उत्तक बन जाते हैं सिलेंट्रेटा में, टीनोफोरा में भी। प्लेटीहेल्मिंथीज में उत्तक अंग बनना शुरू कर देते हैं, ऑर्गन टाइप, और एसके हेल्मिंथीज में ऑर्गन सिस्टम टाइप। अंग तंत्र सबसे पहले एसके हेल्मिंथीज में बने हैं, प्लेटीहेल्मिंथीज में ऑर्गन टाइप या ऑर्गन टिश्यू टाइप भी, टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा में टिश्यू टाइप, और पोरीफेरा में सेल टाइप, और प्रोटोजोआ में जर्म प्लाज्म टाइप। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको ध्यान में रखना है, एसके हेल्मिंथीज के बाद सभी में कैसा होगा, ऑर्गन सिस्टम टाइप, अंग तंत्र प्रकार का। और अब है सीलोम, देह गुहा। देखिए अगर बात देह गुहा की हो, पोरीफेरा में जो कैविटी होती है उसको कहते हैं पैरागैस्ट्रिक कैविटी, सिलेंट्रेटा में गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी जिसको सिलेंट्रोन कैविटी भी कहते हैं, और पोरीफेरा में जो पैरागैस्ट्रिक कैविटी है उसे स्पंजोसील भी कहते हैं। टीनोफोरा में भी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है सिलेंट्रेटा की तरह। प्लेटीहेल्मिंथीज में एसिलोमेट होते हैं, अदेहगुह्य होते हैं। एसके हेल्मिंथीज में स्यूडोसीलोम पाई जाती है, कूट देह गुहा बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्यूडोसीलोम
क्या होती है? देहभित्ति और आहारनाल, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच कैविटी तो होगी लेकिन मीजोडर्म का आवरण नहीं होगा, इसे स्यूडोसिलोमेट कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है एस के हेलमिंथीज। और एनेलिडा में पहली बार वास्तविक सीलोम बनी और वो भी कौन सी? साइजोसीलोम। इन तीनों में साइजोसीलोम और इकाइनोडर्मेटा से कौन सी हो जाती है? एंटेरोसीलोम। तो सीलोम के बारे में देखिए, पैरागैस्ट्रिक कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, तीनों में साइजोसीलोम, इसमें एंटेरोसीलोम। हमने जर्मलेर, सिमेट्री, बॉडी प्लेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और सीलोम से रिलेटेड बातें याद कर ली है। अगर आपने सारी चीज़ें अच्छे से समझ ली और ऑप्शन को अच्छे से देखा तो क्लासिफिकेशन में जो इन्वर्टिब्रेट या यूं कह सकते हैं नॉन कोर्डेटा के जितने भी फाइलम हैं वहाँ से कैसा भी क्वेश्चन आए आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों एनेलिडा में एक बात और याद रखना, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम, पहली बार रक्त परिसंचरण तंत्र का विकास एनेलिडा में हुआ और पहली बार ट्रू सीलोम, वास्तविक देहगुहा भी एनेलिडा में बनी। सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा के बाद सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? मोलस्का। क्लासिफिकेशन में एक बात और आती है, प्रोटोस्टोम, प्रोटोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया का क्या मतलब है कि जो गैस्ट्रुला स्टेज में आर्केंट्रोन कैविटी होती है, उस आर्केंट्रोन कैविटी के ब्लास्टोपोर से माउथ बने तो प्रोटोस्टोमिया और एनस बने तो ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया कौन कौन होते हैं? प्लेटी हेलमिंथीज, एस के हेलमिंथीज, ये देखिए प्लेटी हेलमिंथीज, एस के हेलमिंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। एक बार और, प्लेटी हेलमिंथीज, एस के हेलमिंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ये जीव प्रोटोस्टोमिया। और इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा, ये ड्यूटेरोस्टोमिया। अगर आप नॉन कोर्डेट्स के सभी फाइलम के बारे में देखें तो इकाइनोडर्मेटा अकेला ऐसा फाइलम है जिसमें ड्यूटेरोस्टोम या ब्लास्टोपोर से एनस बनती है। बाकी प्लेटी हेलमिंथीज से लेकर मोलस्का तक सब में ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है। ये बातें थी जर्मलेर, सिमेट्री, बॉडी प्लेन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तथा सीलोम को लेकर। और इन टॉपिक से अगर क्वेश्चन आया तो इस स्लाइड को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों क्लासिफिकेशन का एक एक फाइलम, उसका वीडियो, उससे रिलेटेड जानकारी मैंने आपको अच्छे से बताई है। फिर भी आपको लगता है कि इतनी सारी चीज़ें आप सही से नहीं पढ़ सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखो, बार बार रिवाइज करो, क्वेश्चन पढ़ो, 4 ऑप्शन पढ़ो। आप आराम से अगर क्वेश्चन जर्मलेर, सिमेट्री, बॉडी प्लेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और सीलोम से रिलेटेड आया और नॉन कोर्डेट से संबंधित हुआ तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब क्लासिफिकेशन में प्रोटोजोआ से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक प्रत्येक फाइलम को हम पढ़ चुके हैं। अब कंपाइल रूप से डाइजेशन के बारे में बात करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन भी आपको इसी से पूछा जाएगा। डाइजेशन में अगर बात करें प्रोटोजोआ की तो प्रोटोजोआ में इंट्रासेलुलर डाइजेशन होते हैं या यूं कह सकते हैं अंतराकोशिकीय या अंतःकोशिकीय पाचन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, कोशिका के अंदर, क्योंकि इनमें फूड वैक्यूल पाई जाती है। पोरीफेरा में भी इंट्रासेलुलर या अंतःकोशिकीय पाचन, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर, अंतःकोशिकीय और बाह्य कोशिकीय दोनों प्रकार का पाचन। सिलेंट्रेटा से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइलम सिलेंट्रेटा में अंतःकोशिकीय और बाह्य कोशिकीय, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों प्रकार का डाइजेशन होता है। इंट्रासेलुलर तो होता है गैस्ट्रोडर्म की फूड वैक्यूल में, सिलेंट्रेटा की जो आंतरिक परत है उसमें फूड वैक्यूल होती है और वो
भोजन का डाइजेशन करती है, इसलिए उस आंतरिक परत का नाम ही गैस्ट्रोडर्म रखा गया। और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रोन कैविटी में। तो सिलेंट्रेटा में आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का क्या होता है, पाचन, और टीनोफोरा में भी आंतरिक और बाह्य प्रकार का। अगर बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर या बाह्य कोशिकीय पाचन की, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद कोर्डेटा तक जितने भी फाइलम हैं सब में बाह्य कोशिकीय पाचन होगा। तो बताइए, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन से कोई क्वेश्चन आए तो मामला बिल्कुल क्लियर है कि यहां दोनों में इंट्रा सेलुलर, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों, और प्लेटीहेल्मिन्थेस से शुरुआत हो जाती है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की। डाइजेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, पहली बार पूर्ण आरनाल किसमें पाई गई, एस्के हेल्मिन्थेस में, जिसको नीमेटोडा भी कहा जाता है, देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि फर्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड, पहली पाचक ग्रंथि किसमें पाई गई, एनेलिडा में। और नोट डाल के एक चीज आप याद रख लें कि फाइलम मोलस्का में एक संरचना होती है रेड्यूला, जिसमें काइटिन के दांत होते हैं। ये मोलस्का की बक्कल कैविटी या मुख गुहा में पाई जाती है। रेड्यूला किस फाइलम का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, मोलस्का का, जो बक्कल कैविटी में होगा। ये भोजन को काटने और पीसने के काम आएगा, मोलस्का में रेड्यूला। बाकी एक एक चीज आपको याद रखनी है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक सिंपल सी बात आप याद रखें कि प्रोटोजोआ से लेकर एनेलिडा तक सामान्य सतह द्वारा रेस्पिरेशन होगा, विसरण या डिफ्यूजन द्वारा। उसके बाद एक चीज और याद रखनी है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो जीव एंडोपैरासाइट होते हैं, आंतरिक परजीवी होते हैं, उनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है, अवायवीय श्वसन पाया जाता है। देखो, प्रोटोजोआ से एनेलिडा तक, और उसमें भी प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में आपको याद रखना है। बात करते हैं आर्थ्रोपोडा में। देखिए, आर्थ्रोपोडा से और इकाइनोडर्मेटा से श्वसन से अच्छे क्वेश्चन इन्हीं फाइलम से बनेंगे। आर्थ्रोपोडा में बुक गिल्स द्वारा रेस्पिरेशन लिमुलस या किंग क्रेब में होता है, जो मीरोस्टोमेटा क्लास का सदस्य है। बुक लंग्स द्वारा रेस्पिरेशन स्कॉर्पियन या बिच्छू में होता है, जो अरेकिनिडा का सदस्य है। गिल्स द्वारा रेस्पिरेशन प्रोन या झींगा में होता है, जो क्रस्टेशिया का सदस्य है। और ट्रेकिया द्वारा रेस्पिरेशन इंसेक्टा और मीरियापोडा में होता है, ये आपको याद रखना है, क्लास से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मीरोस्टोमेटा क्लास में रेस्पिरेशन बुक गिल्स द्वारा, अरेकिनिडा क्लास में बुक लंग्स द्वारा, क्रस्टेशिया क्लास में गिल्स द्वारा, इंसेक्टा और मीरियापोडा में ट्रेकिया द्वारा। और ट्रेकिया क्या करती है, ऑक्सीजन को सीधा कोशिका तक पहुंचाती है। मोलस्का में रेस्पिरेशन के लिए पंखनुमा गिल्स पाए जाते हैं, जिन्हें टिनिडिया कहा जाता है। टिनिडिया रेस्पिरेटरी ऑर्गन है किसके लिए, मोलस्का में। एक और फाइलम जहां से रेस्पिरेशन से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, इकाइनोडर्मेटा। एक संरचना है पेप्यूली या डर्मल ब्रेन की, स्टारफिश में श्वसन, पेरिस्टोमियल गिल्स द्वारा समुद्री अर्चिन में, जिसको अरस्तु की लालटेन भी कहते हैं, जेनाइटल बर्सा द्वारा ब्रिटल स्टार, और क्लोएका द्वारा रेस्पिरेशन, क्लोएकल रेस्पिरेशन समुद्री खीरा द्वारा। देखिए, क्लास है इकाइनोडर्मेटा की एस्टेरोइडिया, जिसमें आती है स्टारफिश, स्टारफिश में श्वसन पेप्यूली या डर्मल ब्रेन की द्वारा। इकाइनोडर्मेटा की क्लास है, ये देखिए यहाँ पर इकाइनोइडिया, इसका उदाहरण है समुद्री अर्चिन, अरस्तु की लालटेन, जिसमें काइटिन के दांत होते हैं। ये बाइटिंग और च्विंग के काम में आती है, काटने और चबाने के काम में। पेरिस्टोमियल गिल्स द्वारा श्वसन समुद्री अर्चिन में होता है। जेनाइटल बर्सा द्वारा श्वसन ब्रिटल स्टार, और ये कौन सी क्लास में, ओफियूरोइडिया। और क्लोएका द्वारा रेस्पिरेशन समुद्री खीरा, सी कुकुम्बर, जो होलोथ्रोइडिया का सदस्य हैं। इकाइनोडर्मेटा की क्लास होलोथ्रोइडिया में रेस्पिरेशन क्लोएकल,
एस्टेरॉयडिया में पेप्यूली या डर्मल ब्रेंकी द्वारा, इकाइनोइडिया में पेरिस्टोमियल गिल्स द्वारा और ओफीयूरोइडिया में जेनाइटल बर्सा द्वारा रेस्पिरेशन होता है। पर्टिकुलर जीव भी आप याद रख सकते हैं। क्लोएकल रेस्पिरेशन इकाइनोडर्मेटा में समुद्री खीरा, पेप्यूली या डर्मल ब्रेंकी स्टारफिश, पेरिस्टोमियल गिल्स समुद्री अर्चिन और जेनाइटल बर्सा ब्रिटल स्टार। इस तरीके से आप डाइजेशन और रेस्पिरेशन से जुड़े हुए क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। डाइजेशन और रेस्पिरेशन के बाद हम बात करते हैं एक्सक्रेशन से जुड़े कॉन्सेप्ट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर बात करें प्रोटोजोआ से लेकर एस्के हेलमिंथेस तक तो सभी जीव अमोनिया उत्सर्जित करते हैं। और याद कीजिए, अमोनिया उत्सर्जित करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? अमोनोटेलिक। एस्के हेलमिंथेस के बाद आता है एनेलिडा, और एनेलिडा में जो जीव जलीय है वो अमोनिया उत्सर्जित करते हैं और जो जीव स्थलीय है वो यूरिया उत्सर्जित करते हैं। और याद कीजिए, एनेलिडा में ही टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन, स्थलीय अनुकूलन शुरू हो जाता है। इसके बाद है आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। इनमें अमोनिया या यूरिक एसिड का एक्सक्रेशन होता है। एनेलिडा में या तो अमोनिया या यूरिया, आर्थ्रोपोडा या मोलस्का में या तो अमोनिया या यूरिक एसिड। उसके बाद इकाइनोडर्मेट्स में वापस डिफ्यूजन द्वारा अमोनिया और इनके उत्सर्जन में वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी मदद करता है। जल संवहन तंत्र किसमें होता है? इकाइनोडर्मेट्स में। अगर स्ट्रक्चर की बात करें उत्सर्जन से संबंधित तो देखिए, प्रोटोजोआ में परासरण नियमन या ओस्मो रेगुलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जिसको आप कहते हैं संकुचनशील धानी, इसके बारे में एक चीज याद रख लें। कॉन्ट्रैक्टाइल जब ओस्मो रेगुलेशन करती है तो ये प्रोसेस एक्टिव प्रोसेस होता है, इसमें एनर्जी खर्च होती है। प्लेटीहेल्मिंथेस में उत्सर्जन के लिए फ्लैम सेल या ज्वाला कोशिकाएं या शिखा कोशिकाएं होती है। एस्के हेलमिंथेस में उत्सर्जन के लिए रेनेट कोशिका या एच शेप कोशिका होती है। एनेलिडा में उत्सर्जन के लिए जो संरचना है वो नेफ्रीडिया है। देखो, नेफ्रीडिया एनेलिडा में, रेनेट कोशिका या एच शेप कोशिका एस्के हेलमिंथेस में, फ्लैम सेल प्लेटीहेल्मिंथेस में। किसके लिए? उत्सर्जन के लिए। एक चीज आप याद रखें, बहुत सारी फ्लैम सेल आपस में मिलकर ग्रुप ऑफ फ्लैम सेल क्या कहलाता है? सोलेनोसाइट। और ये सोलेनोसाइट सीफेलोकोर्डेटा में पाया जाता है। सोलेनोसाइट्स क्या है? बहुत सारी ज्वाला कोशिकाएं मिलेगी। और ज्वाला कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? प्लेटीहेल्मिंथेस में। और किससे संबंधित है? एक्सक्रेशन से। बात करें फाइलम आर्थ्रोपोडा की तो यहां से एक्सक्रेशन से जुड़ा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा जाता है। आप चीजों को ध्यान से समझिए। आर्थ्रोपोडा की 5 क्लास हम पढ़े थे: मीरोस्टोमेटा, अरेकिनिडा, क्रस्टेशिया, मीरियापोडा और इंसेक्टा। क्लास मीरोस्टोमेटा में उत्सर्जन कॉक्सल ग्लैंड द्वारा, अरेकिनिडा में कॉक्सल ग्लैंड साथ में ग्रीन ग्लैंड द्वारा, क्रस्टेशिया में भी वही कॉक्सल ग्लैंड साथ में ग्रीन ग्लैंड द्वारा, और मीरियापोडा और इंसेक्टा में मैल्पीगी नलिका द्वारा। अब आप कैसे याद रखेंगे? बिल्कुल आसान है। पहले कॉक्सल ग्लैंड, दूसरे 2 में कॉक्सल और ग्रीन ग्लैंड, और बाकी 2 में मैल्पीगी नलिका द्वारा। उदाहरण भी पूछा जा सकता है। मीरोस्टोमेटा का उदाहरण है लिमुलस, जिसे किंग क्रेब कहते हैं, और इसमें उत्सर्जन के लिए कॉक्सल ग्लैंड पाई जाती है। अरेकिनिडा में उदाहरण है बिच्छू, मकड़ी, टिक और माइट्स, और इनमें उत्सर्जन के लिए कॉक्सल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड होती है। क्रस्टेशिया में उदाहरण है पैलिमोन, यूपेगुरस, जिसको साधु केकड़ा या हर्मिट क्रेब कहते हैं, जो सी एनिमोन के साथ प्रोटो कोऑपरेशन में पाया जाता है, और साइक्लोप्स। इनमें उत्सर्जन के लिए कॉक्सल या ग्रीन ग्लैंड। और मीरियापोडा में सेंटीपीड या सतपाद होता है, जिसको स्कोलोपेंड्रा या कनखजूरा, और दूसरा है मिलीपीड सहस्त्रपाद, जिसको जूलस कहते हैं। इनमें उत्सर्जन के लिए मैल्पीगी नलिका है, और इंसेक्टा में उत्सर्जन के लिए कौन सी नलिका है? मैल्पीगी नलिका है।
आर्थ्रोपोडा में अगर एक्सक्रेशन से क्वेश्चन आया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने बड़ी क्लियरिटी के साथ फाइलम के जो क्लास है वो और एग्जाम्पल और साथ में एक्सक्रेशन से रिलेटेड ग्लैंड। मोलस्का में उत्सर्जन के लिए केबर या बोजानस का अंग होता है, यह मेटानेफ्रिक किडनी की तरह काम करता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि केबर का अंग या बोजानस का अंग किस क्लास से संबंधित है, मोलस्का से, और एक्सक्रेशन या उत्सर्जन से संबंधित है। ये एक या दो जोड़ी हो सकते हैं। फाइलम इकाइनोडर्मेटा में सिंपल सरफेस द्वारा डिफ्यूजन या विसरण की प्रक्रिया द्वारा अमोनिया का उत्सर्जन होता है। तो अगर प्रोटोजोआ से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक हम एक्सक्रेशन या उत्सर्जन की बात करें और वहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इसके बारे में हमने बिल्कुल क्लियरिटी के साथ बात कर ली है। एक एक चीज को अगर आप ध्यान में रखें, आर्थ्रोपोडा में आप क्लास और उसके एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखें। अगर यहां से क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और बच्चा उसको देख के परेशान हो जाता है। वरना कैसा भी क्वेश्चन आए, अगर आपने वीडियो को बड़े ध्यान से देखा है और एक एक फाइलम के जो डिटेल में वीडियो है, अगर आपने वो भी पढ़े और उसके बाद ये वीडियो पढ़ा, तो फिर क्लासिफिकेशन से सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता, एग्जाम कैसा भी हो। एक्सक्रेशन के बाद हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र की। दोस्तों, जंतु जगत में पहली बार अगर तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन बनी तो वो सिलेंट्रेटा फाइलम में बनी, और इन न्यूरॉन को अध्रुवीय न्यूरॉन या नॉन पोलर न्यूरॉन कहते हैं। पहली बार सिलेंट्रेटा फाइलम में जो न्यूरॉन बनी, तंत्रिका कोशिका बनी, उन्हें नॉन पोलर न्यूरॉन कहा जाता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज में सिड्डी नुमा तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। एस्के हेल्मिन्थीज के अंदर जो फेरिंग्स या ग्रसनी है उसके चारों ओर नर्व रिंग या तंत्रिका वलय पाई जाती है। एनेलिडा के अंदर वेंट्रल नर्व कोड, अधर भाग में नर्व कोड पाई जाती है और ये नर्व कोड सॉलिड होती है, इस बात का ध्यान रखें। एनेलिडा के अंदर जिएंट नर्व सेल पाई जाती है। जिएंट या विशालकाय तंत्रिका कोशिका। फाइलम आर्थ्रोपोडा में दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु, डबल वेंट्रल नर्व कोड पाई जाती है और इनका नर्वस सिस्टम एनालिडियन प्रकार का होता है। अगर आप यहां से यहां तक बात करेंगे तो एक तो सिलेंट्रेटा, सिड्डी नुमा प्लेटीहेल्मिन्थीज, फेरिंग्स के चारों ओर फेरेंजियल नर्वस सिस्टम एस्के हेल्मिन्थीज में, और एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा में सेम सा ही, और वेंट्रल नर्व कोड एनेलिडा में सॉलिड। यहां पर दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु होती है। मोलस्का में दो संवेदांग स्टेटोसिस्ट और ऑस्फेरेडिया होते हैं। स्टेटोसिस्ट फुट में पाया जाता है जो बैलेंस के काम में आता है, और ऑस्फेरेडिया जल की भौतिक और रासायनिक प्रकृति का निर्धारण करता है। इकाइनोडर्मेटा में सरल और आदिम, सबसे सिंपल और प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम होता है, जिसमें तंत्रिका वलय डिस्क में होगी और रेडियल या अरीय तंत्रिका रज्जु पाई जाएगी जो ओरल आर्म्स में डिवाइड होगी या विभाजित होगी। सरल और प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम इकाइनोडर्मेट्स में। अगर सेंसरी ऑर्गन या संवेदांग की बात करें जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फाइलम एस्के हेल्मिन्थीज में रासायनिक संवेदांग होते हैं एम्फिड और फेजमिड। एम्फिड इनके अग्रभाग में और फेजमिड इनके पश्च भाग में होता है। और याद कीजिए, एस्के हेल्मिन्थीज के वर्गीकरण का आधार ही इसके पश्च भाग में पाया जाने वाला रासायनिक संवेदांग फेजमिड है। फाइलम आर्थ्रोपोडा में आई पाई जाती है, सिंपल हो सकती है या कंपाउंड हो सकती है। जो एंटीना है वो घ्राण, ओल्फैक्ट्रिक और स्पर्श संवेदनाओं के लिए होता है। मोलस्का में एक बार फिर स्टेटोसिस्ट बैलेंस के लिए, और ऑस्फेरेडिया फाइलम मोलस्का में जल के लिए, जल की भौतिक और रासायनिक प्रकृति का निर्धारण करते हैं। ऑस्फेरेडिया रासायनिक संवेदांग भी है और घ्राण संवेदांग भी है, इस बात को याद रखें।
नर्वस सिस्टम के बाद हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जहां से सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी फाइलम हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार फाइलम एनेलिडा में बना और एनेलिडा में जनरली क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन एनेलिडा की ही क्लास हिरुडिनेरिया में ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हिरुडिनेरिया क्लास जो है एनेलिडा की है, उसके बाद आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा, तीनों में ओपन टाइप का ही सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ध्यान से देखिए, एनेलिडा में पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हुआ, उसकी उत्पत्ति हुई और क्लोज्ड टाइप का था। एनेलिडा की क्लास हिरुडिनिया में ओपन टाइप का हुआ, उसके बाद आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा, तीनों फाइलम में ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। मतलब पहले जब ओरिजिन हुआ तब क्लोज टाइप का था, बाद में ओपन टाइप का रहा। लेकिन मोलस्का की क्लास सिफेलोपोडा में है, ये देख लीजिए, मोलस्का की क्लास सिफेलोपोडा, इसमें क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। से सभी मोलस्का में ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। कहने का मतलब पूरे एनेलिडा फाइलम में क्लोज्ड, लेकिन क्लास हिरुडिनिया में ओपन। पूरे मोलस्का फाइलम में ओपन, लेकिन क्लास सिफेलोपोडा में क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, खासकर सर्कुलेटरी सिस्टम में मोलस्का की कौन सी क्लास में क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सिफेलोपोडा में, और एनेलिडा की कौन सी क्लास में ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हिरुडिनिया में। ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। दोस्तों, नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। दोस्तों, प्रोटोजोआ में जनन बाइनरी फिजन या द्विविभाजन द्वारा होता है, और ये द्विविभाजन एक प्रकार का एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन है। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 3 प्रकार का है बाइनरी फिजन: ट्रांसवर्स, ओब्लिक और लॉन्गिट्यूडाइनल। अनुप्रस्थ, तिरछा और अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ बाइनरी फिजन या द्विविभाजन किसमें होता है? अमीबा और पैरामीशियम में। अमीबा और पैरामीशियम में जो द्विविभाजन होगा वो अनुप्रस्थ प्रकार का, सीरेशियम में तिरछे प्रकार का और युग्लिना में अनुदैर्घ्य प्रकार का। युग्लिना में द्विविभाजन या अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होगा? अनुदैर्घ्य द्विविभाजन। अमीबा और पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन या अनुप्रस्थ द्विविभाजन। बात करें युग्लिना की तो आप जानते हैं इसे पादप और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी कहते हैं, कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। दोस्तों, प्रोटोजोआ में ही है पैरामीशियम। इस पैरामीशियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन किस विधि का नाम है? कॉन्जुगेशन या संयुग्मन। यह भी आपको याद रखना। पैरामीशियम में लैंगिक जनन की विधि का क्या नाम है? कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट है पोरीफेरा। इस फाइलम में अलैंगिक जनन, जिसको इंटरनल बडिंग भी कहते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनल बडिंग कौन से फाइलम में होगी? पोरीफेरा में, और गेम्यूल या जेम्यूल द्वारा। अनफेवरेबल या प्रतिकूल परिस्थितियों में स्पंज या पोरीफेरा के सदस्य एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं गेम्यूल के द्वारा। ये गेम्यूल ग्रुप ऑफ आर्कियोसाइट कोशिकाओं का समूह होता है। अनुकूल परिस्थितियों में पोरीफेरा के सदस्य लैंगिक जनन करते हैं और इनमें निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कारण होता है स्त्री पूर्वता प्रोटोगाइनी। जो मादा जन्नांग है वो पहले विकसित हो जाता है, इस कारण इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। सिलेंट्रेटा में अलैंगिक जनन बडिंग द्वारा, जिसको बाह्य मुकुलन या एक्सटर्नल बडिंग कहते हैं। देखिए, पोरीफेरा में इंटरनल बडिंग और सिलेंट्रेटा में एक्सटर्नल बडिंग, और निषेचन इनमें आंतरिक और बाह्य दोनों हो सकता है। अब तक हमने प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा पढ़ा। पोरीफेरा में इंटरनल फर्टिलाइजेशन कंफर्म है, और सिलेंट्रेटा में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं। प्लेटी हेलमिंथीज में और एस्के हेलमिंथीज में याद रखें, इनमें
केवल और केवल इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। प्लेटीहेल्मिंथेस में क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है और चपटे कृमि जो टर्बिलेरिया क्लास में होते हैं उनमें बाइनरी फिजन, अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जैसा अमीबा और पैरामीशियम में होता है। और इस टर्बिलेरिया क्लास में प्लेनेरिया है जिसमें बेहतरीन रीजनरेशन या पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। एस्केहेल्मिंथेस के बारे में बात करें तो इसमें फर्टिलाइजेशन आंतरिक निषेचन, मादा डाइडेल्फिक और नर मोनोर्किक होता है। डाइडेल्फिक का मतलब 2 अंडाशय और 2 अंडवाहिनियां, 2 ओवरी और 2 ओविडक्ट। मोनोर्किक का मतलब है 1 वृषण, 1 टेस्टिस और 1 शुक्रवाहिनी। गैमेट फॉर्मेशन एस्केहेल्मिंथेस में टीलोगोनिक होता है, यह मैंने आपको बता रखा है। फाइलम एनेलिडा में कुछ जंतु एकलिंगी और कुछ उभयलिंगी। एकलिंगी में नेरीज और उभयलिंगी में केंचुआ और जोंक। केंचुआ एकमात्र ऐसा स्थलीय जंतु है जिसमें बाह्य निषेचन होता है। बेहतरीन एग्जाम्पल है अर्थवर्म या केंचुआ। आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है उसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म या लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। इसमें मादाएं अंडज होती है लेकिन बिच्छू जो है वो जरायुज होता है। आर्थ्रोपोडा से अगर क्वेश्चन बनेगा तो इनके अंडों के बारे में, इनके ईग मैक्रोलेसितल अतिपीत की, केंद्रक पीत की सेंट्रोलेसितल होते हैं और इंसेक्टा या आर्थ्रोपोडा में क्लीवेज अंशभंजीय परिधीय मीरोब्लास्टिक पेरिफेरल होता है। इंसेक्टा से रिलेट करके ही ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंसेक्टा में क्लीवेज या विदलन अंशभंजीय परिधीय, इंसेक्टा में ईग अतिपीत की और केंद्रक पीत की। मोलस्का के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। मोलस्का में एक लार्वा है वेलिजर जो पायला का है, एक है ग्लोचिडियम जो यूनियो का है। ग्लोचिडियम लार्वा मछलियों पर बाह्य परजीवी होता है। यहाँ देखिए एनेलिडा में बाह्य निषेचन भी हो सकता है और आंतरिक निषेचन भी हो सकता है। आर्थ्रोपोडा में भी बाह्य भी हो सकता है, आंतरिक भी हो सकता है। इसके बाद मोलस्का में भी दोनों हो सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण इकाइनोडर्मेटा में ओनली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में अगर बात करें तो मैंने आपको बोला था कि 2 ऐसे फाइलम हैं जिनके सभी जंतु समुद्री जल में होते हैं, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा। इन दोनों फाइलम में फर्टिलाइजेशन भी एक्सटर्नल या बाह्य निषेचनी होगा। उसके बाद इंटरनल कहाँ कहाँ होगा, पोरीफेरा में, प्लेटीहेल्मिंथेस में और एस्केहेल्मिंथेस में। बाकी जगह इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं। एक बार फिर कह रहा हूं, इकाइनोडर्मेटा और टीनोफोरा में एक्सटर्नल, क्योंकि ये दोनों समुद्री जलीय होते हैं, कोई अपवाद नहीं है। पोरीफेरा, प्लेटीहेल्मिंथेस और एस्केहेल्मिंथेस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा इनमें, और बाकी में इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। इस तरीके से आप चीज़ों को याद रखें। रिप्रोडक्शन से जुड़े हुए कुछ और कॉन्सेप्ट देखिए। दोस्तों आप जानते हैं जनन 2 प्रकार का, असेक्सुअल या अलैंगिक जनन, सेक्सुअल या लैंगिक जनन। असेक्सुअल या अलैंगिक जनन में एक तो है बाइनरी फिजन द्विविभाजन, एक है आंतरिक मुकुलन इंटरनल बडिंग और एक है बाह्य मुकुलन एक्सटर्नल बडिंग। एक और है रीजनरेशन जिसे पुनरुद्भवन कहते हैं, और मैंने आपको बताया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस की क्लास टर्बिलेरिया में आता है, जिसे चपटे कृमि भी कहते हैं। देखिए तो बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। अनुप्रस्थ द्विविभाजन अमीबा, पैरामीशियम और प्लेनेरिया में भी होता है। उसके बाद तिरछा या ओब्लिक बाइनरी फिजन सिरेशियम में, लॉन्गिट्यूडाइनल या अनुदैर्घ्य द्विविभाजन यूग्लिना में होता है। इंटरनल बडिंग पोरीफेरा क्लास में या स्पंज में होती है प्रतिकूल परिस्थितियों में गैम्यूल के द्वारा। गैम्यूल क्या है, ग्रुप ऑफ आर्कियोसाइट, आर्कियोसाइट का समूह। एक्सटर्नल बडिंग सीलेंट्रेटा में होती है, बाह्य मुकुलन।
हाइड्रा वगैरह में। हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होगा अगर आपसे पूछे तो बाह्य मुकुलन। स्पंज में अलैंगिक जनन आंतरिक मुकुलन गैम्यूल द्वारा। और प्लेनेरिया में क्या होता है, रीजनरेशन। लैंगिक जनन में अगर बात करेंगे तो एक एक फाइलम से जुड़ी हुई जानकारी मैंने आपको बता दी है। पैरामीशियम में संयुग्मन या कॉन्जुगेशन द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में निषेचन या फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। उसमें से एक तो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें निषेचन से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें आंतरिक निषेचन होता है, इसमें बाह्य निषेचन होता है। तो आंतरिक निषेचन कहाँ कहाँ होगा ये आप याद कर लें, पोरीफेरा में, प्लेटीहेल्मिंथीज में और एस्के हेल्मिंथीज में। पोरीफेरा, प्लेटीहेल्मिंथीज और एस्के हेल्मिंथीज में इंटरनल फर्टिलाइजेशन और टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि सभी जीव समुद्री जल में होते हैं। इन दोनों में हमेशा बाह्य फर्टिलाइजेशन, इन दोनों में हमेशा आंतरिक फर्टिलाइजेशन। कुछ ऐसे फाइलम हैं जिनमें इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। सेलेंट्रेटा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ये 4 फाइलम ऐसे हैं जिनमें आंतरिक और बाह्य दोनों निषेचन हो सकता है। एक चीज और आप याद रखें, एक और डिवीजन है मल्टीपल फिजन, बहु विभाजन, जिसको साइजोगोनी भी कहते हैं, जो मलेरिया रोग के रोगजनक प्लाज्मोडियम में पाई जाती है और प्लाज्मोडियम फाइलम प्रोटोजोआ की क्लास स्पोरोजोआ में आता है। अगर एक तरफ फाइलम और एक तरफ लार्वा के बारे में बात करें तो ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि ये लार्वा किस फाइलम से संबंधित है, इसको भी आप देख लीजिए। फाइलम पोरीफेरा में एक जीव है साइकोन, साइकोन का लार्वा है एम्फीब्लास्टूला। पोरीफेरा का ही एक जीव है ल्यूकोसोलेनिया, इसका लार्वा है पेरेनकाइमुला। याद रखना है, साइकोन का लार्वा एम्फीब्लास्टूला, ल्यूकोसोलेनिया का लार्वा पेरेनकाइमुला। याद रखें, पोरीफेरा के जीव स्थानबद्ध होते हैं, लेकिन ये दोनों लार्वा मुक्त प्लावी या फ्री स्विमर होते हैं। सिलेंट्रेटा में एक जीव है ओरिलिया, जिसको जेलीफिश कहते हैं, इसका लार्वा है इफाइरा। जेलीफिश का लार्वा इफाइरा। टीनोफोरा का लार्वा है सीडीपीड लार्वा, ये आपको ध्यान में रखना है। प्लेटीहेल्मिंथीज और एस्के हेल्मिंथीज ये जीव ज़्यादातर आंतरिक परजीवी होते हैं, इंटरनल पैरासाइट होते हैं, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से इनमें बहुत सारे लार्वा या पोली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। एनेलिडा में जो लार्वा है पोलीकीटा क्लास का, जिसमें नेरीज आती है, और समुद्री चूहा जिसको एफ्रोडाइट कहते हैं, वो ट्रोकोफोर लार्वा। आर्थ्रोपोडा की क्लास क्रस्टेशिया में जोइया, मेटाजोइया, मेगालोपा, फाइलोसोमा, इस तरीके के बहुत सारे लार्वा होते हैं। और मोलस्का में 2 लार्वा आपको खासकर याद रखना है। पाइला का लार्वा है वेलिजर और पेलिसीफोडा क्लास में जो यूनियो है उसका लार्वा है ग्लोचिडियम, और ये मछलियों पर बाह्य परजीवी होता है। लार्वा के जो क्वेश्चन है वो भी बहुत पूछे जाते हैं, अगर आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो इस तरीके से सीडीपीड लार्वा किससे संबंधित है, टीनोफोरा से। ट्रोकोफोर एनेलिडा की क्लास पॉलीकीटा से। आर्थ्रोपोडा में क्रस्टेशिया में ही ज़्यादा लार्वा मिलेंगे, जोइया, मेगालोपा, मेटाजोइया, फाइलोसोमा, और मोलस्का में वेलिजर और ग्लोचिडियम। पायला के लार्वा का नाम है वेलिजर, और पेलिसीफोडा में क्लास जो यूनियो है, पेलिसीफोडा क्लास का नाम है और उसमें जीव है यूनियो, उसका लार्वा है ग्लोचिडियम। पोरीफेरा के ये दोनों लार्वा भी आपको ध्यान में रखना है। पोरीफेरा जीव जो एडल्ट है वो क्या होता है, स्थानबद्ध, लेकिन ये दोनों लार्वा मुक्त प्लावी या फ्री स्विमर होते हैं। फाइलम इकाइनोडर्मेटा से जुड़े हुए जो लार्वा है वो भी देखिए। फाइलम इकाइनोडर्मेटा में 5 क्लास है, देखिए। होलोथ्रोइडिया, इकाइनोइडिया, क्राइनोइडिया, एस्टेरोइडिया, ओफियूरोइडिया। होलोथ्रोइडिया में कुकुमेरिया या समुद्री खीरा या सी कुकुम्बर आता है, इसका लार्वा है ओरिकुलेरिया, ये देखिए।
इसका लार्वा कौन है? ओरिकुलेरिया। ओरिकुलेरिया किस क्लास का लार्वा है? होलोथ्रोइडिया का। और अगर एनिमल पूछे तो कुकुमेरिया या सी कुकुम्बर समुद्री खीरा का। क्लास इकाइनोइडिया का लार्वा है इकाइनोप्लूटियस। और इकाइनोइडिया में महत्वपूर्ण जो जीव है वो इकाइनस या समुद्री अर्चिन है, सी अर्चिन है, जिसमें या जिसे अरस्तु की लालटेन भी कहते हैं। इसमें एक ऑर्गन है बाइटिंग और च्यूइंग, काटने और चबाने के लिए, जिसको एरिस्टोटल लालटेन भी कहते हैं। क्राइनोइडिया में जो लार्वा है डोलियोलेरिया, और इसमें आता है एंटेडोन या समुद्री लिली। क्राइनोइडिया के जो सदस्य हैं उनमें ओरल आर्म्स ब्रांच्ड होती है और ये पेड़ जैसे दिखाई देते हैं, और इनका लार्वा डोलियोलेरिया। एस्टेरोइडिया में स्टारफिश आती है और इसमें लार्वा है डाइप्लूरा बाइपेनेरिया ब्रैंकियोलेरिया। ओफियूरोइडिया का लार्वा है ओफियोप्लूटियस, जिसमें ब्रिटल स्टार आते हैं। और क्वेश्चन, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा का पूर्वज लार्वा किसको माना जाता है? डाइप्लूरा को, जो किस क्लास का लार्वा है? एस्टेरोइडिया, जिसमें स्टारफिश आती है। एस्टेरियस या एस्ट्रोप्लैंक्टन, इसी में पेंटासिरोस या समुद्री पेंटागोन भी आता है एस्टेरोइडिया में। प्रत्येक फाइलम से जुड़ी हुई कुछ विशेष संरचनाएं भी एग्जाम में पूछी जाती है, वो भी देख लीजिए। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील धानी फाइलम प्रोटोजोआ में। कोलर सेल फाइलम पोरीफेरा में। पोरीफेरा में एक और सिस्टम पाया जाता है वाटर कैनाल सिस्टम, जल नाल तंत्र, ये भी ध्यान में रखना है। सिलेंट्रेटा में अंतराली या इंटरस्टिशियल सेल। टीनोफोरा में कोलोब्लास्ट सेल्स। प्लेटीहेल्मिंथीज में फ्लेम सेल या ज्वाला कोशिकाएं, जो उत्सर्जन में काम में आती है। एस्के हेल्मिंथीज में रेनेट सेल, जो एक्सक्रेशन में काम में आएगी और एच शेप होती है। एनेलिडा में नेफ्रिडिया, ये भी उत्सर्जन से संबंधित है। संधि युक्त उपांग जॉइंटेड लेग्स किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में। और इंक ग्लैंड किस में आएगी? मोलस्का में। मोलस्का में इंक ग्लैंड, रेड्यूला और ऑस्फेरेडियम, ये तीनों संरचनाएं मोलस्का में होती है। और मोलस्का की क्लास सिफेलोपोडा में इंक ग्लैंड पाई जाती है। इसमें एक्टिव रूप से, सक्रिय रूप से मेलेनिन वर्णक का स्त्रवण किया जाता है। किसके द्वारा? इंक ग्लैंड के द्वारा। शिकार या शिकारी को भटकाने के लिए इंक ग्लैंड का इस्तेमाल करेंगे क्लास सिफेलोपोडा के सदस्य। और वाटर वैस्कुलर सिस्टम किसमें पाया जाता है? इकाइनोडर्मेटा में। ये रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन और लोकोमोशन में मदद करता है। याद रखिए, इकाइनोडर्मेटा में जो है वो है वाटर वैस्कुलर सिस्टम, और पोरीफेरा में जो है वो वाटर कैनाल सिस्टम। ये जल नाल तंत्र है और ये जल संवहन तंत्र है। प्रत्येक फाइलम से जुड़ी हुई जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी मैंने आपको बता दी है। दोस्तों, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक बात आप याद रख लें, अगर आप ये सोच के क्लासिफिकेशन को छोड़ रहे हैं कि बहुत लंबा है, याद नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन एक या दो ही आएंगे, लेकिन उनको सॉल्व आप तब ही कर पाएंगे जब एक एक वीडियो को आप सिस्टमेटिक पढ़े हों और उनको बार बार रिवाइज किए हों। कुछ क्वेश्चन देखिए। प्लाज्मोडियम मानव शरीर में किस रूप में प्रवेश करता है? आपको याद है स्पोरोजोइट, जिसको हिंदी में बीजाणुज कहते हैं। प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइट अवस्था मानव शरीर के लिए संक्रामक होती है। वास्तविक प्रेगुआ या ट्रू सीलोम नहीं पाई जाती है। ट्रू सीलोम देखिए, निमेटोडा, एस्के हेल्मिंथीज में शूडोसीलोम पाई जाती है, तो ये जवाब हो गया। इसमें एंटेरोसीलोम और इन दोनों में साइजोसीलोम होती है। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति के सही मापदंड है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को जब क्लासीफाई किया गया तो किस बेसिस पे किया गया, ये 4 चीज़ें आपको याद रखना है। कोशिका का प्रकार, संगठन का स्तर, जनन की विधि और पोषण की विधि। एक और क्वेश्चन, हृदय मायोजेनिक नहीं है।
इसका जवाब है एनेलिडा का हृदय मायोजेनिक नहीं है। मोलस्का, मछलियों और उभयचरों में मायोजेनिक होता है। केंचुए का एक्सट्रैक्टरी प्रोडक्ट क्या है? अमोनिया हो सकता है, यूरिया और कुछ क्रिएटिन की मात्रा हो सकती है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा लार्वा सुमेलित नहीं है। अभी आप तभी सही कर पाएंगे जब एक एक फाइलम को आपने अच्छे से पढ़ा है। इफायरा लार्वा है ओरेलिया का, जेलीफिश, सिलेंट्रेटा में आती है। पेरेनकाइमुला पोरीफेरा में साइकोन का लार्वा है, साइकोन का लार्वा है एम्पीब्लास्टुला, और ल्यूकोसोलेनिया का लार्वा है पेरेनकाइमुला। टीनोफोरा का लार्वा है सीडीपीड या साइडिप्ड, और रेब्डिटिफॉर्म लार्वा एस्केरिस का है, लेकिन यहाँ पर वुचुरेरिया का बता रखा है। ये एस्के हेलमंथीज में आता है, जरायुज होता है, इसमें लार्वा होता ही नहीं है, तो इसका जवाब ये हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। एक कोशिकीय यूकेरियोट, यूनिसेलुलर यूकेरियोट किस फाइलम में आते हैं, किस जगत में आते हैं, किस किंगडम में आते हैं? और किंगडम का नाम है प्रोटिस्टा। ध्यान रखिए इस बात को। पेरीप्लेनेटा का बाह्य कंकाल किसका बना होता है? पेरीप्लेनेटा क्या है? कॉकरोच आर्थ्रोपोडा में, इंसेक्टा में आते हैं, और इनका एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है? काइटिन का। काइटिन पृथ्वी पर पाया जाने वाला दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है। काइटिन कार्बोहाइड्रेट है जिसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट पृथ्वी पर पाया जाता है वो है सेलुलोज, और दूसरे नंबर पे है काइटिन। आवासी देहगुआ या स्यूडोसिलोम कूट देहगुआ किसमें पाई जाएगी? इसका जवाब है एस्के हेलमंथीज, या जिसे हम क्या कहते हैं, नीमेटोडा। और एसिलोमेट या अदेहगुए कौन होता है? प्लेटी हेलमंथीज। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम के आप पुराने पेपर सॉल्व करें, आपके पास कोई और बुकलेट है उसके क्वेश्चन आप सॉल्व करें। अगर आपने प्रोटोजोआ से लेकर इकाइनोडर्मेटा के सारे वीडियो अच्छे से पढ़े हैं और इस वीडियो को भी आपने ढंग से देखा है, तो कोई सा भी क्वेश्चन हो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप सिस्टमेटिक तरीके से इसके नोट्स बना लें और उनको बार बार रिवाइज करते रहें। याद रखिए, ज़्यादातर लोग क्लासिफिकेशन को छोड़कर ही जाते हैं क्योंकि इतना लेंथी होता है और क्वेश्चन 2 या 3 आते हैं, तो वो समझते हैं कि इसको छोड़ देंगे, लेकिन आपके सिलेक्शन में ये 1 या 2 क्वेश्चन ही रोड़ा बनेंगे। इस बात को ध्यान में रखें। एक एक फाइलम को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ें और सभी फाइलम का क्वेश्चन बेस्ड जो मैंने कंपाइल वीडियो आपको अभी बताया है उसको भी आप ध्यान से देखें ताकि एग्ज़ाम का क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो। क्लासिफिकेशन से एग्ज़ाम में कनेक्टिव लिंक या योजक कड़ी से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, पादप व जंतुओं के बीच की योजक कड़ी, प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिव लिंक यूग्लिना है। यूग्लिना क्लास मैस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा का सदस्य है और किस फाइलम में आता है? प्रोटोजोआ में। प्रोटोजोआ किंगडम प्रोटिस्टा में आता है। इनमें एक कोशिकीय यूकेरियोट जीव होते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच की योजक कड़ी प्रोटेरोस्पंजिया, और ये क्लास मैस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा का सदस्य है, प्रोटोजोआ का ही। प्रोटेरोस्पंजिया प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच की योजक कड़ी है। सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिंथीज के बीच की योजक कड़ी माइनर फाइला टीनोफोरा को कहा जाता है। टीनोफोरा जैसे आपके दिमाग में आए, एक बात याद रखें, इसके सभी जंतु समुद्री जलीय होते हैं, इसीलिए इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन होता है, और इसका लार्वा होता है सीडीपीड लार्वा। सीडीपीड लार्वा किससे संबंधित है? टीनोफोरा से, और टीनोफोरा को सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिंथीज के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। एक और क्वेश्चन, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की योजक कड़ी पेरीपेटस को कहते हैं और ये माइनर फाइला ओनाइकोपोरा का सदस्य है।
एनेलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी नियोपिलाइना को कहते हैं और ये मोलस्का की क्लास मोनोप्लेकोपोरा में आता है। फाइलम मोलस्का की क्लास मोनोप्लेकोपोरा में एक जीव आता है नियोपिलाइना, जिसे एनेलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच की योजक कड़ी किसको कहा जाता है? हेमिकॉर्डेटा को। फाइलम हेमिकॉर्डेटा। अभी तक हमने प्रोटोजोआ से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक पढ़ा है। अब यहां तक हो गए नोटोकॉर्ड और फिर आएंगे कॉर्डेटा। अब नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच की कनेक्टिव लिंक कौन है? हेमिकॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा के बारे में सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है वो ये है कि इनमें नर्व कोड, तंत्रिका रज्जु, शरीर की मध्य अधर सतह। देखो ये सरफेस आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो इंसान पहले बंदर था तो ऐसे चलेगा, ये एंटीरियर अग्र, ये पोस्टीरियर पश्य, जो जमीन की तरफ है वो वेंट्रल अधर, ऊपर वाला डोर्सल और बगल वाला लेटरल। अब देखिए एंटीरियर, पोस्टीरियर, वेंट्रल, डोर्सल और लेटरल। नॉन कॉर्डेट्स में नर्व कोड मिड और वेंट्रल, जैसे अपनी स्टर्नम होती है ना, ये मिड और वेंट्रल सरफेस पर है, ऐसे नॉन कॉर्डेट्स में नर्व कोड पाई जाती है। कौन सी सतह पर? मिड वेंट्रल सरफेस पर। इसलिए आप देखेंगे कि नॉन कॉर्डेट्स का जब भी डिसेक्शन किया जाएगा तो उनको डोर्सल भाग से खोला जाएगा, क्योंकि उनकी नर्व कोड मिड वेंट्रल सरफेस पर है और ये ठोस और दोहरी होती है। ये बात भी याद रखना है। नॉन कॉर्डेट की नर्व कोड सॉलिड होती है, वेंट्रल सरफेस पर होती है और दोहरी होती है, और इनकी नर्व कोड में गैंग्लिया भी पाए जाते हैं। जबकि कॉर्डेट्स में जो नर्व कोड होगी वो डोर्सल सरफेस पर, ये खोखली होती है, नलिकाकार होती है और इसमें गैंग्लिया नहीं पाए जाते। तो दोस्तों ये था नॉन कॉर्डेट्स के बारे में जानकारी। प्रोटोजोआ से लेकर इकाइनोडर्मेटा के प्रत्येक फाइलम के बारे में हमने बात कर ली है। उससे संबंधित वीडियो आपको ऐप पर मिल जाएंगे। लेकिन इन सभी फाइलम से एग्जाम में क्वेश्चन किन पॉइंट से आते हैं उनको मैंने इस वीडियो में कंपाइल करने की कोशिश की है। अगर आपको क्लासिफिकेशन डिटेल में पढ़ना है तो मैंने आपको एक एक फाइलम के बारे में डिटेल जानकारी बता रखी है, वहाँ पर पढ़ें और उसके नोट्स बनाएं और उनको बार बार रिवाइज करें। फिर भी आपको एक वीडियो में पूरे क्लासिफिकेशन, नॉन कॉर्डेट्स के क्लासिफिकेशन को देखना है तो इस वीडियो को देखें, चीज़ों को सही तरीके से समझें ताकि एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो। वीडियो को बार बार देखो और सभी जितने भी फाइलम आपने पढ़े हैं उनकी कनेक्टिविटी को जोड़ने की कोशिश करो और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाओ। थैंक यू, धन्यवाद।